नमस्कार। आज हम इस्लामी कानून में निकाह मतलब विवाह के कॉन्सेप्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी कानूनी और सामाजिक परतों को खोलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि निकाह का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं है। कानूनी तौर पर इसे एक नागरिक अनुबंध, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोई आज की बात नहीं है। 12वीं सदी की जो पुरानी कानूनी किताबें हैं, जैसे हिदाया, उनमें भी इसका जिक्र मिलता है और अदालतों ने भी इसे माना है। वो 1886 का एक केस था, अब्दुल कादर वर्सेस सालिमा। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। जस्टिस महमूद का फैसला था शायद। बिल्कुल, जस्टिस महमूद ने उसमें साफ कहा था कि ये एक सिविल अनुबंध है, ना कि सिर्फ कोई धार्मिक संस्कार। तो ये पहलू इसके कानूनी महत्व को रेखांकित करता है। तो ये अनुबंध वाली बात, ये इसे वाकई दिलचस्प बनाती है। मतलब सिर्फ धार्मिक या सामाजिक रिवाज नहीं, बल्कि एक प्रॉपर कानूनी ढांचा भी है इसके पीछे। चलिए देखते हैं कि ये अनुबंध अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करता है। मतलब इसके प्रकार क्या हैं। स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं: सहीह, बातिल, फासिद और मुतआ। शुरुआत सही से करते हैं। ये शायद सबसे कॉमन है। हाँ, सही निकाह जो पूरी तरह से वैलिड है, कानूनी है। इसमें कानून की वो सभी शर्तें पूरी होती हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे प्रस्ताव और स्वीकृति, इजाबो कबूल जिसे कहते हैं, वो एक ही बैठक में हो, दोनों पक्षों की मर्जी हो, मतलब फ्री कंसेंट, बिना किसी दबाव के। और गवाहों का क्या रोल है? हाँ, गवाह भी ज़रूरी हैं। सुन्नी कानून में कम से कम 2 पुरुष गवाह या फिर 1 पुरुष और 2 महिलाएं। हालांकि शिया कानून में गवाहों की शर्त उतनी सख्त नहीं है, वहां अनिवार्य नहीं माना जाता। और हाँ, दोनों पक्ष मानसिक रूप से ठीक हों, बालिग हों और उनके बीच कोई ऐसी कानूनी रुकावट न हो जिससे शादी हो ही ना सके। जैसे खून का रिश्ता या दूध का रिश्ता, वो सब। हाँ, बिल्कुल। खून का रिश्ता, दूध का रिश्ता, ये सब रुकावटें हैं। जब ये सारी शर्तें पूरी होती हैं, तभी वो सारे अधिकार और कर्तव्य लागू होते हैं, जैसे विरासत का हक, पत्नी का भरण पोषण यानी नफका, और बच्चों की वैधता, उनकी देखभाल। ये सब कानूनी तौर पर तय हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ सही निकाह। सब कुछ कानूनी तौर पर सही, स्पष्ट अधिकार। अब इसका एकदम उल्टा क्या है? मतलब ऐसा निकाह जो कानून माने ही ना, शायद यही बातिल निकाह होता है। बिल्कुल, बातिल का मतलब ही है शून्य, वॉइड। ऐसा विवाह जो शुरू से ही गैर कानूनी है, जैसे हुआ ही न हो। ये तब होता है जब शादी ऐसी किसी स्थायी रुकावट के बावजूद की जाए जिसे कानून बिल्कुल इजाजत नहीं देता। जैसे आपने कहा, खून के रिश्ते में शादी माँ, बहन, बेटी वगैरह से, या दूध के रिश्ते में। अच्छा। या फिर मान लीजिए किसी ऐसी महिला से शादी करना जिसका पहले से पति मौजूद है और शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई है। ऐसे निकाह का कोई कानूनी असर नहीं होता, ना पति पत्नी वाले अधिकार, ना विरासत। और इससे जो संतान होती है उसे भी कानूनी नजरिए से नाजायज माना जा सकता है। और इसे खत्म करने के लिए तलाक वगैरह की जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि कानून की नजर में तो ये शादी कभी हुई ही नहीं, तो तलाक कैसा? ये शुरू से ही शून्य है। समझ गया। तो बातिल मतलब पूरी तरह अवैध, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन एक और कैटेगरी थी, फासिद यानी अनियमित। अब ये बातिल से कैसे अलग है? इसमें क्या खास बात है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। फासिद निकाह वो है जिसमें कोई ऐसी कमी होती है जो स्थायी नहीं है, मतलब जिसे ठीक किया जा सकता है। ये बातिल की तरह एकदम शून्य नहीं होता, बल्कि अनियमित या इर्रेगुलर होता है। जैसे उदाहरण के लिए सुन्नी कानून में बिना गवाहों के निकाह कर लिया, गवाह बाद में लाए जा सकते हैं। अच्छा। या फिर किसी महिला से उसकी इद्दत के दौरान निकाह कर लिया। इद्दत वो समय होता है पति की मृत्यु या तलाक के बाद, जब महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत खत्म होने के बाद वो निकाह रेगुलर हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर फासिद निकाह में मियाँ बीवी साथ रह लेते हैं, मतलब कंजुमेशन हो जाता है, तो उससे पैदा हुई संतान वैध मानी जाती है। ये बातिल से बहुत बड़ा फर्क है। और जैसा मैंने कहा, अगर वो कमी दूर कर ली जाए तो निकाह सही यानी पूरी तरह वैध बन सकता है। तो मतलब बातिल में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, संतान भी नाजायज, जबकि फासिद में कमी सुधारी जा सकती है, और अगर शादी संपन्न हुई तो संतान वैध होगी। बिल्कुल सही, यही मुख्य अंतर है। ये अंतर तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चों के लिहाज से। अच्छा, और फिर वो चौथी किस्म थी मुतआ निकाह,
ये सुनने में काफी अलग लगता है, अस्थाई। हाँ, मुता निकाह एक तरह का अस्थाई विवाह है। ये मुख्य रूप से शिया समुदाय में प्रैक्टिस किया जाता है। सुन्नी कानून इसे नहीं मानता। इसमें शादी एक तय समय के लिए होती है, कुछ घंटे, कुछ दिन, महीने या साल, जो भी तय हो, और मेहर भी पहले से तय होता है। जैसे वो तय समय पूरा होता है, शादी अपने आप खत्म हो जाती है, बिना तलाक के। हाँ, बिना तलाक के। इसका मकसद एक सीमित समय के लिए रिश्ते को क्या कहते हैं, एक वैधता देना माना जाता है। इसमें भी कुछ नियम हैं, जैसे शिया पुरुष ये निकाह मुस्लिम, ईसाई या यहूदी महिला से कर सकता है, पर शिया महिला किसी गैर मुस्लिम पुरुष से नहीं कर सकती। तो ये भी एक तरह का अनुबंध ही है, बस अस्थायी प्रकृति का। तो इन सभी स्रोतों को देखें तो ये साफ है कि इस्लामिक कानून में निकाह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये तो एक काफी जटिल कानूनी कॉन्सेप्ट है। एक अनुबंध जिसके अलग अलग रूप हैं और हर रूप के अपने कानूनी नतीजे हैं, अधिकार, कर्तव्य, संतान की स्थिति, सब कुछ। बिल्कुल, ये जो वर्गीकरण है, सही, बातिल, फासिद, मुता, ये दिखाता है कि कानून कैसे परिवार, रिश्ते, अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारियों को डिफाइन करने की कोशिश करता है। ये एक तरह से समाज में व्यवस्था बनाए रखने का तरीका है। विवाह को एक अहम सामाजिक अनुबंध की तरह देखा जाता है, जिसके सही या गलत होने के कानूनी परिणाम तय हैं। और यहीं पर मुझे लगता है एक सोचने वाली बात सामने आती है कि आज का जो समय बदल रहा है, सामाजिक माहौल बदल रहा है, कानूनी समझ बदल रही है, तो उसमें इन पारंपरिक कानूनी वर्गीकरणों की व्याख्या और इनका अमल कैसे विकसित हो रहा है। क्या आज की जो चुनौतियां हैं वो इन सदियों पुरानी परिभाषाओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही हैं? ये एक अहम सवाल है आगे सोचने के लिए।